ड्यूअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अच्छा, अब लाइट के बारे में अपन ये कहते हैं ना कि लाइट का जो पार्टिकल है वो फोटॉन है, और फोटॉन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, वो ऐसे लिख देते हैं एच न्यू या फिर एच एफ, और हम एनर्जी ऑफ फोटोन को ये भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा। अब ये जो एच है ना, इस एच की दो अलग अलग यूनिट होती है, मतलब वो डिपेंड करता है कि हम लोग एनर्जी को जूल में देना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना चाहते हैं। जैसे सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी। एक तो जूल तो है ही, एक और है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। तो जो एच है ना, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की एक यूनिट तो ये 6 पॉइंट, एक वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। और एक और है 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 या फिर 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मतलब अगर आपसे उन्होंने एनर्जी जूल में आपको लग रहा हो कि आंसर दिए हुए हैं, तो आप 6.60 रख दीजिए। अगर आपको लगे कि आंसर दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप 4.14 रख दीजिए। ये वाला पॉइंट समझ में आता है? अब जैसे अगर हम दो बजे तक है, लेकिन अब तो मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया है, क्या करूँ? हम्म, 11 से एक शुरू हो गई है। अब मैं ऐसा थोड़ी कर सकता हूँ कि क्लास बंद करूँ फिर उसके बाद वो करूँ। ये तो सही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही बैच नहीं है ना, सिर्फ आपका बैच होता तो बात होती, और यहाँ तो दो बैच है ना। अब मैं उन लोगों से ये कहूँ कि मेरी तुम लोग ऐसा करो फिर ये करो, है ना, तो इट इज नॉट गुड। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं इसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में ही देखिए इस क्लास का टाइम बता चुका था। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं था। अगर उन्होंने 12 to 2 डाला तो आप लोगों को उनसे कह देना चाहिए था कि भाई 1 से 3 तक तो क्लास है ना।
आप लोगों ने नहीं बोला और अब आप आके कह रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अगर आप मुझसे पहले कहते तो मैं कर देता, बट अब तो पॉसिबल नहीं है ना, बैच क्लास शुरू हो चुकी है। हाँ क्लास करो बैठ के, कोई मना थोड़ी है। तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, देखो एनर्जी का जैसे जो फॉर्मूला है वो ये, एच सी अपॉन लैम्डा। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए, तो एच की तो ये वैल्यू है ना, एच। सी कितना है, ये बाय लैम्डा। और ये लैम्डा तो मीटर में होता है, तो ऐसा यूनिट भी रहने देता हूँ। ये आ गया 4 3 जा 12, 4 तो 4 3 जा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 और प्लस 8 माइनस 7 डिवाइड बाय लैम्डा। और लैम्डा है मीटर। अब ये तो है मीटर में, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो वेवलेंथ दी रहती है वो या तो नैनोमीटर में दी रहती है या फिर एंगस्ट्रॉम में दी रहती है। तो इफ लैम्डा is given in एंगस्ट्रॉम, तो मतलब ये होता है ना ये वाला। सपोज अब लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ, जो भी वैल्यू होगी एंगस्ट्रॉम में, उसको जब आप 10 टू द पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो वो मीटर में आएगी। क्या लगता है ना? तो ये जो एनर्जी है, अगर मान लो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो रखना तो हमें मीटर में है। तो 4.14 इंटू 10 नहीं, 12.42 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपॉन लैम्डा होता है मीटर में, लेकिन अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो उसको जब 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये आंसर मीटर में आएगा। ये आ जाएगा अच्छा -7 है और +10 है, तो क्या होगा? 10 की पावर 3 हो गया। ये बन जाएगा, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12420 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। 12420 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अच्छा अगर लैम्डा नैनोमीटर में दिया होता, तो यहाँ पे 10 की पावर -9 रखते, तो फिर एनर्जी जो आती इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो आती 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। तो कभी भी अपने को एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो, तो एक चीज तो एच की वैल्यू याद होनी चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए कि यदि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो, तो 12,420 अपॉन लैम्डा। अगर नैनोमीटर में हो, तो 12 1242 अपॉन लैम्डा।
अब इस अब इसके बाद एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फंक्शन? जैसे कि मेरे ख्याल में आपको पता होगा कि कोई भी अगर मेटल है तो मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब इसकी सरफेस पर घूमते रहते हैं, लेकिन सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जो सरफेस पर है उससे बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वही एनर्जी जो मिनिमम जो हमें देनी पड़े वही होता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का सिंबल होता है फाई, और इसमें हम लिखते हैं कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बी गिवन टू अ फ्री इलेक्ट्रॉन so that it escapes from the surface of the metal so that it escapes from the surface of the metal। ठीक है, ये ध्यान रखा जाए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है हर जगह होते हैं, अंदर भी होते हैं, लेकिन ये वर्क फंक्शन का मतलब है कि सिर्फ जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाला, और उसके अलावा फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला गया है, उसको नहीं निकाला गया जो कि चारों तरफ घूम रहा है बैलेंस। तो अब कई तरीकों से, भाई बेसिक एम क्या, एम है एनर्जी देना, तो कई तरीकों से हम एनर्जी दे सकते हैं। जैसे कि एक केस ये हो सकता है कि हम हीट सप्लाई कर दें, इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी लेकर बाहर निकल जाएंगे। दूसरा ये केस होता है कि हम लाइट गिरा दें, जब हम लाइट गिराएंगे तो लाइट के जो फोटॉन्स होंगे वो अपनी एनर्जी दे देंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगती है जिस वजह से वो बाहर आ जाते हैं। ऐसी चीज का ना एक नाम होता है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, इसको कहते हैं फील्ड एमिशन। जब हीट दें और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इसको हम कहेंगे थर्मियोनिक एमिशन। और जब लाइट इंसिडेंट करें और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल जाए तो उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमको यही पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, वी विल राइट फोटो इलेक्ट्रिक। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक? इट इज द emission of free electrons। It is the emission of free electrons from the
surface of a metal when light of suitable frequency is incident on the surface incident। जैसे क्या होता है कि ये कोई भी मेटल है, इस मेटल की सरफेस पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब लाइट रेज आकर टकराती है तो हमने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, तो वो फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। फोटोन, और जब वो फोटोन टकराते हैं तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी इनको दे देते हैं। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, मतलब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा हुई, तब तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। बाहर ऐसा नहीं कि सबके सब एक ही लाइन में निकलेंगे, कहीं भी निकल सकते हैं, तो आपस में टकरा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बाहर निकलने लगते हैं। बस इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ये फोटोन है ग्रीन कलर का फोटोन, इसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन सपोज ई है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए ये जरूरी है ना कि जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, क्योंकि अगर वो वर्क फंक्शन से कम हुई तो फिर वो उतनी एनर्जी है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए। तो यहाँ लिखते हैं कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक, the energy of the photon should be greater than or equal to 5। फोटोन की एनर्जी बड़ी होनी चाहिए। अब एनर्जी का जैसे एक फॉर्मूला तो ये है ना, एच एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो जो एफ आया यानी फ्रीक्वेंसी आई, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी फ्रीक्वेंसी ये जो 5/h है इससे बड़ी होनी, कम से कम इसके बराबर तो होनी चाहिए, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जो मिनिमम वैल्यू ये 5/h, और इसी को जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसको कई लोग इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ नॉट से।
तो ये एफ नॉट की वैल्यू पाई अपॉन एच है। इसका मतलब पाई की जो वैल्यू वर्क फंक्शन वो ये है एच एफ नॉट, where एफ नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट? यस सर। है ना? यस सर। इसी तरह हाँ, इसी तरह से हम एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे फिर लिख देता हूँ मैं, फोटो इलेक्ट्रिक एक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन, एनर्जी को मैं यहाँ लिख देता हूँ एच सी बाय लैम्डा, विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो अब लैम्डा को यहाँ ले जाने पर ये आएगा लैम्डा वो लेस देन इक्वल टू एच सी अपॉन 5। मतलब कि एक्चुअली लैम्डा जो है ना वो एच सी अपॉन 5 के बराबर या उससे कम होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा की जो मैक्सिमम वैल्यू वो एच सी अपॉन 5। जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने क्या कहा कि भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लेकिन वेवलेंथ का हमें ये मिला कि वेवलेंथ इस एच सी अपॉन 5 से कम होनी चाहिए। तो हमने कहा इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एच सी अपॉन 5 हो सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो ये ना है थ्रेशोल्ड, इसको हम कहते हैं लैम्डा नॉट। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली ये लिख भी देता हूँ कि ये जो फाई अपॉन एच है ना, फाई अपॉन एच इज
हाँ, तो मैं लिख रहा था कि फाई अपॉन एच इज द, अरे आप लोग हैं या चले गए? फाई अपॉन एच इज द मिनिमम फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फाई अपॉन एच। तो ये अपन याद रखेंगे, फाई अपॉन एच जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और ये जो एच सी अपॉन फाइव, एच सी अपॉन इट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक। बस यही कराया है। ये देखो, कि फोटोन क्या होता है और उसकी एनर्जी क्या होती है और वर्क फंक्शन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या मतलब होता है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बस हम ये याद रखें कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है नहीं, हाँ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब होता है मैक्सिमम वेव, है ना। बस ये लॉजिक अपन को याद रहे। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है कि फोटोन आए और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दें, और अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो अब जैसे सपोज ये कोई मैटर, ठीक है, अब कोई ऐसा जरूरी तो नहीं कि स्मूथ सरफेस हो, किसी तरह की भी हो सकती है, और बहुत सारे यहाँ पर। अच्छा, वो जो मैं लिंक आप लोगों को भेजता हूँ RM18 वालों को, वो आप लोगों को दिख जाती है? तो फिर कुछ लोग हमेशा ये क्यों कहते हैं कि प्लीज सेंड द लिंक? आप अपडेट कर लो भाई, अपडेट कर। क्योंकि मैं तो डेली लिंक भेजता हूँ आजकल, तो मीटिंग भी शेड्यूल भी करता हूँ। कभी कभी शो नहीं होता है तो समझ में आता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी शो नहीं होता, लेकिन आप लोग कभी कभी थोड़ी लिंक मांगते हैं, आप लोग तो रोज लिंक मांगते हैं। कभी कभी शो ना हो, कभी कभी मांगी जाए लिंक तो समझ में आता है, पर डेली मांगी जाए, हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि क्या। नहीं, मैं RM17 की तो कह ही नहीं। मोहित राव आ गया या अभी नहीं आया? इस तरह से फोटोन, ये फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराए, अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ जा सकते हैं, जैसे कि सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये वाला हो सकता है इधर चला जाए, वाला इधर चला जाए।
ठीक है, मतलब हम ये ना सोचें कि दे ऑल ऑलवेज गो इन स्ट्रेट लाइन, दे कैन गो इन एनी प्लेस। अब इसमें से देखो कई, ये बताओ एक बार में कोई एक ही फोटोन तो नहीं आ रहा, बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे हैं। अब एक बार में अगर बहुत सारे फोटॉन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स से टकराएंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, और अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कोलिजन की वजह से उनकी वेलोसिटी बदल जाती है। अगर कोलिजन नहीं होता तो जिस वेलोसिटी से निकलते, जिस एनर्जी से निकलते, वही रहती, लेकिन कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब क्या है कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ई और वर्क फंक्शन फाइव, तो अगर एक भी कोलिजन नहीं तो इफ नो कोलिजन among electrons, then the kinetic energy of the electron would have been, भाई ई एनर्जी फोटोन लेके आया, उसने सारी एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने उसमें से फाई एनर्जी मेटल को दे दी क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता था। ये होता है, लेकिन चूंकि कोलिजन हो रहा है इस वजह से, अब ये भी कोई नहीं है कि कोलिजन इलास्टिक हो, कैसा भी कोलिजन हो सकता है, इस वजह से ना जो एनर्जी होती है वो इससे कम होती है, क्योंकि अगर इलास्टिक होता तो एनर्जी कंजर्व होती, but because it may be of any type, we don't know. So we can say that the energy will be less than. तो ये ना दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक, पर ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेकर E-5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? The kinetic energy of the electrons coming out can be between 0 and the maximum which is E-। तो मेनली तो वो यही पूछते हैं, कि मैक्स ही पूछते हैं, E-। जैसे कि ये मैक्स का एक फॉर्मूला ये E-। अब ई को मैं लिख सकता हूँ के मैक्स है E-5, तो अब ई को हम लोग ये लिख सकते हैं ना HF, और फाइव को अभी अभी मैंने आपको बताया था, फाइव को लिख सकते हैं HF माइनस। के मैक्स का एक फॉर्मूला हो गया H और ब्रैकेट में F माइनस। मेन बस एक प्रॉब्लम क्या होती है एग्जाम में ना, कई बार वो कैलकुलेशन करने वाला सवाल बहुत आ जाता है, लोग पूरा अब के मैक्स से ना वो वेलोसिटी निकलवा रहे तो उसको हाफ एम वी स्क्वायर वो सब करके सॉल्व करना है। ये एक हो गया। अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि के मैक्स इज इक्वल टू E-5। के मैक्स कैन बी रिटन, ई मतलब एच सी अपॉन लैम्डा, फाइव मतलब एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो के मैक्स आ गया एच सी
1/λ 1/, यहाँ लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नॉट लिखा था वहाँ पे। ये वाला पाई होता है ना, ये होता है एफ। अच्छा, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है, ये पता कैसे चला? मतलब भाई देखो, लाइट आकर गिरी और फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ना तो हमें ऐसे लाइट या फोटोन दिखता, ना ही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा वो दिखता। तो लोगों ने कहा भाई हाउ डू वी डिटेक्ट। तो कई चीजें, जैसे पहली चीज, क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही में होती भी है या नहीं होती, ये पहला सवाल। दूसरा कि क्या इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, क्या पता फोटोन पे इतनी एनर्जी हो कि प्रोटॉन बाहर निकाल दे, किसी को तो पता ही नहीं। तो क्या इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है? ये दो बड़े मेन सवाल थे कि भाई डज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन और नॉट हैपन, और इज देयर सम अदर इफेक्ट हैपनिंग। ठीक है, तो पहली चीज कि ये पता करना कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही में हो रही है। ठीक है, ये कैसे पता करें, तो एक सेटअप बनाया गया, फिर उसी सेटअप को मॉडिफाई कर करके उन्होंने अलग अलग चीजें देखी। जैसे सेटअप क्या है, सेटअप ये है कि एक प्लेट ली गई, इस प्लेट को हमने कह दिया कैथोड। कैथोड जो है, जैसे आपने वो सुना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सुना है ये वर्ड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई चम्मच है सपोज, और उस पे अपन को गोल्ड का वो चढ़ाना है, तो अपन कैथोड पर गोल्ड लगा देते हैं और एनोड पे वो चम्मच लगा देते हैं, ऐसे ही होता है क्या, या नहीं सुना ये कभी, ये ऐसा कुछ? तो वो गोल्ड धीरे धीरे गोल्ड वहां से निकल के एनोड के पास चला जाता है, यही होता है ना। तो जिस भी चीज का एलिमेंट कम हो रहा हो वो कैथोड है। ठीक है, तो ये कैथोड है। अब इस कैथोड, और दूसरी एक प्लेट है वो एनोड हो गई अपनी। अब अच्छा, यहाँ पे ये एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का मतलब वी हैव टू ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। अब होता क्या है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है, इनिशियल सेटअप जिसको यूज किया गया। अब इस पे लाइट इंसिडेंट कराई गई, हर तरह की लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती नहीं, ज्यादातर तो क्या है विजिबल लाइट से ही नहीं होती, ज्यादातर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्ट्रावायलेट लाइट से होती है। चलो फिर भी फोटोन गिरे, मैकेनिज्म ये था कि अगर ऐसा होगा तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो क्योंकि वो बहुत तेजी से जा रहे होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच जाएंगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से ये वाली प्लेट पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, निगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से होते हुए वापस यहाँ जाएंगे और इस पॉजिटिव को खत्म कर देंगे। फोटोन तो गिरे ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते ही जा रहे हैं,
तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से चल के वापस इस कैथोड पे पहुंचते जाएंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ऐसा लोगों ने सोचा और ऐसा हुआ भी। तो लोगों ने कहा इसका मतलब भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की चीज होती तो है। ठीक है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। टू डिटेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो करंट फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स के उल्टा। इस करंट को कहते हैं फोटो करंट। तो समझ में आया इतना। ये सिर्फ डिटेक्ट करना है। लेकिन अब इसके बाद एक ये भी चीज सामने आई कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही बाहर निकल, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल। तो लोगों ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है निगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। अब ये कैसे कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहा है, उसके लिए क्या किया गया। ये कैथोड एनोड। एक्चुअली आजकल ना एग्जाम में भी, पहले नहीं पूछते थे, आजकल एग्जाम में भी कैथोड एनोड लिखने लगे हैं। तो कई बार मतलब अपन को नहीं पता हो ना, कई किताबों में ये मेंशन ही नहीं करते कि कैथोड कौन सी एनोड कौन सी। तो फिर अपन सवाल में देखते हैं तो अपन कहते हैं अब यार ये क्या पूछ लिया। हाँ, यहाँ से फोटॉन्स आए, आके वो इलेक्ट्रॉन्स से टकराए और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अच्छा, हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम नहीं है। जिन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन नहीं हुआ होगा उनकी स्पीड तो, एनर्जी तो के माइनस ई माइनस फाइव होगी। लेकिन जिनमें कोलिजन हो गया होगा उनकी एनर्जी थोड़ा ई माइनस फाइव से कम भी हो सकती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन आ ये गैल्वेन, ये अपना सेट। अब ये कैसे पता लगे कि इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही आ रहा है। लोगों ने कहा कि अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो हम क्या करें, हम यहाँ पर एक बैटरी लगा, ऐसी बैटरी जिसका निगेटिव टर्मिनल एनोड की तरफ। ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा देखो लो पोटेंशियल, एनोड हो जाएगी लो पोटेंशियल, कैथोड हो जाएगी हाई पोटेंशियल। अब अगर आपको याद हो तो एक क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाती हैं। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसे लगाएगी,
ई कैपिटल। अब अगर कैथोड और एनोड के बीच का डिस्टेंस डी है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये उस इलेक्ट्रॉन को रिटार्डेशन करेगा, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चल के रुक जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर एक बैटरी लगाकर, ऐसी बैटरी लगाकर जिसका नेगेटिव एनोड की तरफ हो और पॉजिटिव कैथोड की तरफ हो, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकते हैं। तो उनने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई और देखा कि अगर रुक जाते तो सर्किट टूट जाता और गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता। तो उन्होंने 1 वोल्ट की बैटरी लगा दी स्टार्टिंग में, फिर भी डिफ्लेक्शन आता रहा। तो उन्होंने कहा यार करंट 0 नहीं हुआ, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन अभी पहुंच पा रहे हैं। 2 वोल्ट लगा दी, 3 वोल्ट लगा दी, हमेशा डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। सपोज जब 4 वोल्ट लगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन खत्म। तो हम कहेंगे मतलब 4 वोल्ट की बैटरी यहां लगा इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोका जा सकता है। तो जिस वोल्टेज को लगाकर, जिस बैटरी को लगाकर आप इलेक्ट्रॉन्स को रोक पाते, उस वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर एक्चुअली अपन पढ़ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। अब आप एक चीज देखिए, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली बैटरी लगा दी, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, Vs। जो बैटरी लगाई उतना ही तो डिफरेंस आया, और वो ईडी के बराबर है। सही बात है, यानी कि ये जो ई इंटू डी है ना, ये Vs। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F, ये है ई। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जा रहा है और यहाँ पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही रुक गया, तो जो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, आप देख सकते हैं फोर्स लग रही लेफ्ट साइड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड। तो ई इंटू डी इंटू कॉस 1, यानी कितना माइनस, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क। अब जो भी वर्क डन होता है, और यहाँ कोई फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल तो हमने निग्लेक्ट कर दी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है ना, ग्रेविटेशनल नेग्लिजिबल। तो जो वर्क डन होता है इट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस ई, और ईडी को लिख दिया वीएस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंच के रुकना है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी है ये मैक्स, क्योंकि अगर आपने सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो बाकी तो सबको आप रोक ही देंगे। इससे ये देखो क्या है, ये माइनस माइनस कट गया, तो ईवीएस जो आया ना वो ई मैक्स आया। अब ये हम याद, हमेशा याद रखें कि भाई के मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम जूल में, जूल की बता रहा हूँ, जूल में। तो वो ईवीएस के बराबर है। ठीक है, ये यूज करें कब, व्हेन के मैक्स इज इन, और अगर के मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना, सपोज किसी ने कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 5 इंटू 1.6
इंटू 10⁻⁻19। जब यहाँ आप रखेंगे ना तो वो 1.6 वाले से ये ई कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी इक्वल टू के व्हेन के मैक्स इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। जैसे कोई कहे ना कि भाई जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज चल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हम कहेंगे इसका ये मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है। इतना क्लियर हुआ? ऐसा ही यूनिट में लेके चलते हैं, ईवीएस इज इक्वल टू ईवीएस इज इक्वल टू के मैक्स। के मैक्स को लिखने का एक तरीका तो ये है एच एफ माइनस फाइव, तो यहाँ से वी एस आता है एच एफ अपॉन ई फाइव। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एच तो कांस्टेंट है, एन तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब मुझे अगर एक ग्राफ बनाना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे तो वाई एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर, वाई की जगह तो मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज कर लिया है, एक्स की जगह मैंने फ्रीक्वेंसी यूज कर ली है, तो जो एम है स्लोप, ये एच अपॉन ई की बराबर, यानी स्लोप जो है वो एच अपॉन ई, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट और ई मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और जो वाई इंटरसेप्ट है सी वो है माइनस पाई अपॉन, तो स्लोप पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, तो ये जो ग्राफ बनेगा ना ये ऐसा बनेगा। इसमें ये अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा इसके बराबर होगा, स्लोप के बराबर, के बराबर, और इसकी जो ये है वाई इंटरसेप्ट, ये है पाई अपॉन ई के बराबर, और ये देखो ये जो है ना ये वाला पार्ट, इसके बाद यहाँ डॉटेड बना रखा है मैंने, इसका मतलब कि ये ग्राफ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो होता क्या है कि जो भी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका पूरा तभी यूज होता है जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो, इसलिए जहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बराबर या उससे ज्यादा पे है वहां वहां ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो सॉलिड लाइन बनाई गई है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे ये डॉटेड लाइन बनाई गई है। तो आप इसको देखिए, एफ नॉट की वैल्यू ये होती थी, आपको याद हो, पाई अपॉन, सी दिस ग्राफ, अगर इस ग्राफ में कोई भी डाउट हो तो ये समझ में आया, इसको स्ट्रेट लाइन क्या चीज क्या,
अच्छा वैसे एक चीज देखो, ये जो है ये पॉइंट, अगर मान लो अपन वो फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट से नहीं करते, मान लो मैं ये कह रहा था कि मान लो अपन को ये पता है, तो ये जो है ये वो है ना जहाँ पे एक्स एक्सिस है, यानी वाई जीरो, ये तो कह सकते हैं इस पॉइंट पे वाई जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर इस इक्वेशन में जो इक्वेशन दी है इसमें मैं वाई यानी वी एस को जीरो कर, तो आएगा जीरो इज इक्वल टू एच एफ अपॉन ई माइनस पाई अपॉन ई, पाई अपॉन ई इज इक्वल टू एच एफ अपॉन ई। एफ कितना है देखो, पाई अपॉन एच आया, पॉइंट है यहाँ फ्रीक्वेंसी फाई अपॉन एच आई, लेकिन फाई अपॉन एच क्या होता है, याद है ना, फाई होता था एच एफ नॉट, तो फाई अपॉन एच क्या है, एफ नॉट ही तो है। ठीक है ना ये वाला पॉइंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पार्ट? अब देखो फिर से, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये क्या था, ईवीएस, ये फॉर्मूला, हाँ ईवीएस ये है के मैक्स, तो ईवीएस इज इक्वल टू, अब के मैक्स को क्या लिख सकते हैं, के मैक्स को लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव, यहां से वीएस आ गया एच सी अपॉन लैम्डा ई माइनस फाइव अपॉन ई, ये इक्वेशन। अब मैं इस इक्वेशन को के लिए एक ग्राफ बनाना चाहता हूं जिसमें वाई एक्सिस पे है स्टॉपिंग पोटेंशियल और एक्स एक्सिस पे है वन अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो x की जगह यहाँ वन अपॉन लैम्डा है, आप अगर देखेंगे तो m जो आएगा ना, वो आएगा एच अपॉन एच सी अपॉन, और जो c आएगा y इंटरसेप्ट, अच्छा c स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये जो c y इंटरसेप्ट ये आएगा माइनस फाइव अपॉन। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना, देखो है तो स्ट्रेट लाइन का ही, स्लोप पॉजिटिव y इंटरसेप्ट निगेटिव, तो ये भी ऐसा बनेगा, जैसे सेम ही बनता है। ये वाला डिस्टेंस तो सेम है फाई अपॉन ई, आप देखिए दोनों ग्राफ्स वाई इंटरसेप्ट फाई अपॉन ई। अच्छा इसमें फ्रीक्वेंसी थी तो आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कर दिया था, जो पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वेवलेंथ नहीं है, वन अपॉन वेवलेंथ, तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है ये पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या लगता है, समझ रहे हो, वो वैल्यू याद रखना बड़ा, अब जैसे वन अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो फाई होता था ना एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो वन अपॉन लैम्डा नॉट होगा, यहाँ लिख दी मैं पाई अपॉन एक्स। बताओ क्लियर हुआ? मुझे लगता है ये वाला समझ में आ गया ना, ये वाला, ये
सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन होगा ना तो यहाँ होगा, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट तो अपन याद रखेंगे। एक और चीज अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, ये जो एफ नॉट है इसकी वैल्यू ये है फाई अपॉन एक्स। अगर फाई बढ़ेगा तो एफ नॉट बढ़ेगा, वर्क फंक्शन बढ़ेगा तो एफ नॉट बढ़ेगा। यहाँ पे भी देखिए वर्क फंक्शन बढ़ेगा तो 1/λ0 बढ़ेगा। तो कई बार ना वो क्या करते हैं, ऐसा देखते हैं, वो कहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ। ये दो ग्राफ, ये है ग्राफ 1, ये है 2। बताओ कौन से ग्राफ के लिए वर्क फंक्शन ज्यादा होना चाहिए? है ना? नहीं, वन, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा फाई 1/x, क्योंकि 1/λ1 होगा, है ना? और ये वाला कितना होगा, फाई 2/x। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि फाई 2, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल की ना मैं एक डेफिनेशन और आपको बताई। स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए ऐसी बैटरी लगाई थी जिसका निगेटिव एनोड की तरफ था, क्योंकि एम ये था कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना एनोड की तरफ, वो एनोड से रिपेल हो जाए, एनोड पे ना आ पाए। तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द negative potential of the anode with respect to the cathode. Negative potential of the anode with respect to the cathode, for which the फोटो करंट इज जीरो। ठीक है, क्या जीरो है, फोटो करंट, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था, फोटो करंट। ठीक है, अब ये तो पूरा हो गया जो लोगों के मन में डाउट थे। लोगों के मन में डाउट था क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सही में होती है, दूसरा डाउट था क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज ही बाहर निकलता है। जब ये सब डाउट लोगों के दूर हो गए तो फिर लोगों ने कहा कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करेंगे। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं तो क्या होगा, करंट बढ़ाएं तो क्या होगा, जिस सोर्स से लाइट भेजी जा रही है उस सोर्स को पास ले आए तो क्या होगा, दूर ले जाएं तो क्या होगा, है ना? सोर्स की इंटेंसिटी कम कर दें, इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या होगा। इसलिए अब यहाँ पे आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखिए, ये अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकना नहीं,
कुछ भी चेक नहीं करना, आप यूज करना। ठीक है? ये तो यहाँ लगाया, इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर हमने एम मीटर, क्योंकि अब हमें करंट की वैल्यू पता है। अगेन द सेम थिंग, कई सारे फोटॉन आपस में टकरा रहे हैं। जो फोटॉन्स टकराए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। हालांकि सारे इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं कि एनोड तक पहुंच जाए, क्योंकि किसी किसी इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा गया, नीचे गिर गया, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन बीच में ही रुक गया। ठीक है? तो हमने ये सोचा कि चलो जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को हम खींच पाए, तो इसलिए अब क्या किया गया, यहाँ पर एक ऐसी बैटरी लगाई कि देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एनोड को पॉजिटिव कर दिया। तो रोकना है तो एनोड को नेगेटिव कर दो, वैसे तो एनोड को पॉजिटिव कर दो। अब ये बैटरी जो है, इसकी वोल्टेज कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला लॉजिक नहीं, क्योंकि स्टॉप करना ही नहीं। अब ये बैटरी क्या करेगी, इसको कर देगी हाई पोटेंशियल, इसको कर देगी लो पोटेंशियल। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डेवलप हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच रही होगी, इस तरफ फोर्स लगा रही होगी, ई होगा ऐसा। ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस डी होगा। तो अपन ये तो लिख सकते हैं कि जो भी पोटेंशियल इस समय है वो ई इंटू डी। अब जो फोटॉन्स यहाँ से निकल रहे हैं, उनकी अगर कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये आई, और आइडियल केस कर रहे हैं, वो कोलिजन हो जाए, वो हो जाए, फिर तो बात और है, लेकिन आइडियल केस। ठीक है? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर के आई है, फाइनल ये कब है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट कैथोड, जब वो कैथोड पे था, मतलब निकला ही निकला था। और जब वो एनोड पे पहुंच गया, तो जब पहुंचेगा तो है ही, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है? जब वो एनोड पे पहुंच गया, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड के एफ है। तो वर्क डन होना चाहिए के फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन कितना, आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स जो है वो राइट साइड में लगी, और डिस्टेंस भी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में है। तो ई के एफ, कैपिटल ई डी इज बी, यहाँ से ई पी प्लस किया, ये वाला रिलेशन समझ में आया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अगर वो पहुंचा तो, अगर वो नहीं पहुंचा भाई, बीच में रुक गया कहीं, फिर बात और है, आपस में टकरा गए। लेकिन आइडियल केस में जब वो वहां पहुंचेगा, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ई भी ऐड करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब एक चीज और, एक ये भी बात होती है कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, क्या लगता है आपको। जितने फोटोन आएंगे और टकराएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब एक फोटोन की एनर्जी, मान लो एच, मान लो क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो अगर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स,
तो टोटल एनर्जी कितनी होगी लाइट की, जिस लाइट में ये इलेक्ट्रॉन्स है, एन एच सी अपॉन लैम्डा, है ना। ये जो एनर्जी है, अगर मैं इसे एरिया से डिवाइड कर दूं और टाइम से डिवाइड कर दूं, तो ये इंटेंसिटी कहलाएगी, है ना? तो जो लाइट की इंटेंसिटी है ना, वो ये है, एन एच सी अपॉन लैम्डा ए टी। इसका मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये वाला पॉइंट समझ में आया? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे आप, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़े तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो जो चार्ज है, चार्ज बढ़ गया, तो इसका मतलब करंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर ज्यादा चार्ज निकलेगा, ऑब्वियसली जो ज्यादा चार्ज ही पहुंचेगा। इसलिए क्या हो, अच्छा ये तो एक चीज है। दूसरी आप एक और चीज नोट कर सकते हैं, अगर मैं ये बैटरी नहीं लगाता तो भी इलेक्ट्रॉन्स जब निकले तो चल तो रही है ना, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं एनोड तक। यानी करंट तब भी हो सकता है अगर आप बैटरी ना लगाएं। अगर आप बैटरी लगाएं, वेरी गुड, बैटरी आप लगाएंगे तो वो एनोड खींचेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर नहीं लगाते तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। इसलिए क्या होता है, अगर यहां पर एक ग्राफ बनाया जाए ये बताने को कि व्हाट इज करंट वर्सेस वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखो पहले तो वोल्टेज मान लो जीरो ही, तो भी करंट होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप वोल्टेज बढ़ाएं तो ना करंट बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये बढ़ेगी, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी दे पाएगी यहां तक पहुंचने। तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कीप ऑन कमिंग। लेकिन बात ये है ना, मान लो आपने मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, लेकिन उस 1000 में से सिर्फ 10 पहुंच पा रहे हैं। आपने सोचा एक बैटरी लगा देता हूँ इनको सपोर्ट करता हूँ आने के लिए, 10 से 20 पहुंच गए। आपने बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दी, 20 से 30 पहुंच गए, 30 से 40 पहुंच गए। लेकिन ये बताओ, अगर 1000 निकल रहे हैं तो 1000 से ज्यादा तो नहीं पहुंच सकते ना। इसका मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे थोड़ी करंट हमेशा बढ़ता जाएगा, एक टाइम के बाद आकर करंट कांस्टेंट हो जाएगा। जब जितने निकले उतने पहुंच गए, तो उसके बाद वोल्टेज कितनी भी बढ़ाते जाओ, है कि नहीं। तो ये जो चीज है ना, ये कहलाता है, पढ़ा होगा ये सब केमिस्ट्री में भी, सैचुरेशन करंट। अब ये सैचुरेशन करंट का मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन जो निकले वो पहुंच गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, जितने फोटोन टकराए, और कितने फोटोन टकराए ये इस पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द
incident saturation current is directly proportional to the intensity of the incident light. जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, इंटेंसिटी के बारे में आपको एक बार बता दूं कि जैसे अगर ना पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से जो इंटेंसिटी है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर कोई लीनियर सोर्स जैसे ट्यूबलाइट, तो उसकी वजह से जो इंटेंसिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, ये तो तब है ना जब बैटरी ऐसे लगाई। अगर मान लो बैटरी की वोल्टेज उल्टा कर देते, तो वही बैटरी जो सपोर्ट कर रही थी वो अपोज करने लगती। तो क्या होता, अगर आप उल्टा कर देते ना, तो इस तरीके से कम होता जाता, और एक पॉइंट पर आकर करंट जीरो हो जाता। ये जो वोल्टेज होती ना बैटरी की जिसपे करंट जीरो हो रहा है, इसको अपन कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद है स्टॉपिंग पोटेंशियल ना? इस केस में अपन बैटरी ऐसे लगाए ना कि वो सपोर्ट करे। इसका डायग्राम ये है, तो अगर V निगेटिव हो जाए, मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाए, तो इट विल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ। अच्छा, तो सैचुरेशन करंट तो ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है? जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के हमने फॉर्मूले देखे स्टॉपिंग पोटेंशियल का, एक HF अपॉन E माइनस पाई अपॉन। अभी इसको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि डबल हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, व्हेन frequency increases, stopping potential also increases. अच्छा, वर्क फंक्शन से कैसे रिलेट होगा? अगर वर्क फंक्शन बढ़े तो क्या होगा? कम हो जाएगा, सही बात है। तो व्हेन stopping potential increase, वर्क फंक्शन then stopping decreases। और तीसरा है कि अब जैसे यहाँ Vs का एक ये भी फॉर्मूला था, एच सी अपॉन लैम्डा ई माइनस पाई अपॉन। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। When wavelength increases, then stopping potential decreases।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यही है। हालांकि इसमें कुछ और भी टॉपिक है, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट है, एक है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, और एक है डी ब्रोगलीज मैटर में, वो भी करेंगे। पर पहले आप एक क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखो करते हैं। लिखा है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, कौन सी सारा ओके 50 दे रखा है ना, तो इससे हम चाहें तो एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी होगी 1242 अपॉन 350, कितना आ जाएगा ये? कैंसिल कैंसिल हो रहा है। 7 5 जा 7 1 जा, फिर 5 आया, 7 7 का 49, फिर 5 आया, फिर 7 7 का 49, फिर 3 आया, 7 4 जा 28, फिर 5 से आया तो 5 3 जा 15, 2 आ गई, 5 5 जा 25, 2 आ गई, 5 5 जा रहा हूँ 3.55 के आसपास आ गई, 3.5। और पाई तो अच्छा ये उसमें दे रखा है 3.6 या 3.5 ऐसे कुछ ले लो। और पाई कितना है 1.9। तो काइनेटिक एनर्जी पूछिए तो वो E-5 यानी 3.6 माइनस 1.9, तो वही अराउंड 1.7 या 1.6 ही आता है, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें? ये वाला ट्राई कर लो। देखो इसमें लिखा है
कि वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.5 into 10 to the power minus 19 joules. ठीक है. Find the threshold frequency for photoelectric emission. अभी ये जो 2.5 into 10 to the power minus 19 जूल है, इसको अगर मुझे सिर्फ एच एफ नॉट ही तो रखना है, तो एच और एफ नॉट आ गया 2.5 अपॉन 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और प्लस 34 तो 15, ये आ गया. कितने नहीं आ रहा है. अब कह रहे हैं इफ द मेटल इज एक्सपोज टू अ लाइट बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का चूंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, तो एच एफ अपॉन ई माइनस फाई अपॉन ई. अच्छा, फाई कैन बी रिटन एज एफ नॉट, एच एफ नॉट, एच और ब्रैकेट में एफ माइनस एफ नॉट. एच तो है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34. एफ जो है वो है 6 इंटू 10 की पावर 14. ये 15 है, इसको भी 14 अगर मैं कर दूं तो यहाँ लिख दूंगा तो आएगा 25 अपॉन 6.63 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइड बाई ई. अब ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. वीएस 6.63 6 माइनस 2 25 अपॉन 6.63 माइनस 34 और 14 मिला के हो गया माइनस 20 और प्लस 19 तो 10 की पावर माइनस 1 और अपॉन 1.6 ये बन गया. माइनस 25 अपॉन 1.6 तो 16 ये आ गया 12.78 डिवाइड बाई 16. ऐसे कुछ आ रहा है क्या आपका?